नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के उस हिस्से की जो अपनी तेज चिलचिलाती हुई धूप और एंडलेस रेत के टीलों के लिए जाना जाता है। लेकिन आज जो वहां से तस्वीरें आ रही हैं वो दरअसल कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। दिसंबर का पहला हफ्ता इतिहास में कुछ और कारणों के लिए दर्ज होने जा रहा है। ये कारण किसी खुशी का माहौल नहीं है, बल्कि कुदरत के एक ऐसे प्रहार के लिए है जिसने मिडल ईस्ट के सुपर पावर्स को भी घुटनों पर ला दिया है। दुबई की गगनचुंबी इमारतें आज बादलों और बिजली की कड़कड़ाहट के बीच घिरी हुई है। वे सड़कें जहां पे दुनिया की सबसे तेज रफ्तार कारें दौड़ती थी, वहां आज घुटनों तक पानी भरा हुआ है। और ये केवल इत्तेफाक से नहीं हुआ है, ये दरअसल अल बसायर नाम के उस चक्रवाती सिस्टम का असर है जिसने पूरे यूएई, कतर और सऊदी अरब के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रेगिस्तान के इन देशों में साल भर की बारिश महज 24 घंटों में कैसे हो गई। पूरा मामला क्या है, सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। तो दोस्तों, दरअसल बात यह है कि जब हम बात रेगिस्तान की कर रहे हैं, वहां पे हो रहे बारिश और स्नोफॉल की बात करने जा रहे हैं, तो ये कई तरीकों से आपको एक फेरी टेल भी लग सकता है, लेकिन ये हकीकत है। हुआ क्या है? तो हुआ ये है कि 18 और 19 दिसंबर की रात अचानक से दुबई और शारजाह के निवासियों के लिए किसी डरावने सपने में बदल गई। मौसम विभाग ने हालांकि पहले से चेतावनी दे दी थी, लेकिन बारिश की तीव्रता ने सबको हैरान कर दिया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, वहां दर्जनों उड़ानें रद्द की गई। एमिरेट्स जैसी जो बड़ी एयरलाइंस थी, उसने तेहरान, फ्रैंकफर्ट और कोलंबो जैसी जगहों की फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया। और जैसा कि मैंने कहा, हैरानी की बात केवल बारिश की नहीं थी, बल्कि सऊदी अरब और कतर के कुछ हिस्सों में स्नोफॉल यानी कि बर्फबारी भी देखी गई। अब आप सोच के देखो, रेगिस्तान में बर्फ पड़ रही थी। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है, लेकिन ये आज की हकीकत है। शारजाह की मुख्य सड़कों पर लोग नंगे पैर पानी में चलने के लिए मजबूर हो गए। और इस रेगिस्तान के इलाके में दुबई पुलिस मोबाइल पे लोगों को पब्लिक सेफ्टी अलर्ट भेज रही थी कि जब तक जरूरी ना हो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश और स्नोफॉल हो रहा है। अब सवाल उठता है कि ये सब अचानक कैसे हुआ। तो देखिए, वैज्ञानिकों ने इस तूफान को नाम दिया है अल बसायर सिस्टम। ये एक बहुत ही शक्तिशाली लो प्रेशर सिस्टम है जो हमारे अपर एटमॉस्फेयर में क्रिएट हुआ। देखिए, होता क्या है कि जब जमीन का तापमान गर्म होता है और ऊपर से ठंडी हवाओं का दबाव बढ़ता है, तो ये एक तरीके का स्क्वीज, एक दबाव पैदा करता है। और इस दबाव की वजह से जो फारस की खाड़ी है यानी पर्शियन गल्फ है, वहां पे भारी मात्रा में नमी यानी कि मॉइस्चर जमीन की तरफ भागना शुरू करता है। अब चूंकि गर्म हवा में नमी को रोकने की क्षमता ज्यादा होती है, इसीलिए जब ये बादल बरसे तो इन्होंने किसी बात के टूटने जैसा मंजर पैदा किया। अब यहाँ पे आपके मन में आ रहा होगा, यार दुबई, सऊदी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ की सिटीज तो वेल स्ट्रक्चर्ड है, तो उन्होंने इतनी 24 घंटे की बारिश को, उसके पानी को ड्राई नहीं कर पाया, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि घुटने तक पानी है। तो देखो, रीजन उसका क्या है कि अगर भारत में इतनी बारिश होती है, मान लो 100 मिलीमीटर की बारिश होती है, तो हम उसको संभाल लेते हैं। लेकिन अगर यही बारिश दुबई में होती है, कतर में होती है, तो वो नेशनल डिजास्टर बन जाती है। और उसके रीजन काफी हद तक नेचुरल है। पहली बात तो ये कि यहाँ की मिडल ईस्ट की जो बनावट है वो ज्यादातर डेजर्ट सॉइल की है। रेगिस्तान की मिट्टी बहुत ज्यादा कठोर और इम्परमिएबल होती है। ये पानी सोखती नहीं है। जब बारिश होता है तो पानी जमीन के अंदर जाने की बजाय सतह पर बहता है, जिसको फ्लैश फ्लड कहते हैं। और दूसरा रीजन इस तरीके के डिजास्टर का ये होता है कि यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसके अपने कुछ लिमिटेशन है। दुबई और अबू धाबी को हीट रेजिलियंस यानी कि गर्मी से बचने के लिए डिजाइन किया जाता है। यहाँ की सड़कें और ड्रेनेज सिस्टम को कभी भी इस सोच के साथ नहीं बनाया जाता कि यहाँ पे कभी बादल फट सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे कंक्रीट का जंगल इतना घना होता है कि पानी के निकलने के लिए कोई नेचुरल रास्ता नहीं बचा होता है। और अचानक से जब ऐसे बारिश होती है, बादल फटता है, तो यहाँ का जो पुराना ड्रेनेज सिस्टम है वो इस भारी दबाव को झेल नहीं पाता है। खैर, जैसे ये खबरें वायरल हुई, सोशल मीडिया पे एक नई बहस छिड़ गई। वो थी क्लाउड सीडिंग की। सवाल ये पूछा जाने लगा कि क्या यूएई ने खुद क्लाउड सीडिंग करके बारिश करवाई, जो कहीं ना कहीं गलत हो गया। तो अगर हम फैक्चुअली इसका जवाब देखें तो वो है नहीं। क्योंकि यूएई का नेशनल सेंटर ऑफ मेटीरियोलॉजी दशकों से भले ही क्लाउड सीडिंग करता रहा है ताकि पानी की कमी को दूर किया जा सके, लेकिन फिलहाल के लिए उनका आधिकारिक बयान ये है कि अल बसायर तूफान के दौरान कोई भी क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन नहीं चलाया गया था। यानी ये एक नेचुरल डिजास्टर है। और सच तो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरे मिडल ईस्ट का तापमान वैश्विक औसत से कहीं तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 60 वर्षों में ये इजाफा 1.5 डिग्री सेल्सियस का हो चुका है। और यही कारण है कि अब रेयर स्टॉर्म्स उतना भी रेयर नहीं रहा है, और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ये हर साल की घटना बनते जा रही है। और इसका असर केवल ट्रैफिक जाम तक सीमित नहीं है, इससे काफी और भी नुकसान हो रहे हैं। रास अल खैमास में भारी बारिश के कारण एक निर्माणाधीन दीवार गिर गई, जिससे एक श्रमिक की मौत हो गई। कतर में खराब मौसम और आसमानी बिजली के कारण फीफा अरब कप के प्लेऑफ के मैच को बीच में ही रोकना पड़ा। यानी कहीं ना कहीं खेल से लेकर कंस्ट्रक्शन तक हर सेक्टर इस आपदा से प्रभावित हुआ है। यहाँ तक कि सऊदी अरब के रियाद में स्कूलों को रिमोट लर्निंग पर शिफ्ट कर दिया गया है। और आप कह सकते हैं कि ये पूरा क्षेत्र एक ऐसी भौगोलिक चुनौती का सामना कर रहा है जिसके लिए वो तैयार नहीं था।
इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी एक बड़ा संकट सामने खड़ा है। अनुमान ये है कि इस बाढ़ से वाहनों और संपत्तियों की करोड़ों डॉलर्स का नुकसान होगा, जिससे आने वाले समय में इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अरब के देश अब हाथ पे हाथ धरकर बैठे हैं। दुबई नगर पालिका ने 24/7 का इमरजेंसी प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिया है। शारजाह में 400 से ज्यादा टैंकर और पंप तैनात किए गए हैं ताकि सड़कों से पानी को निकाला जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन प्लान को 2025 से 50 तक इम्प्लीमेंट करने की पूरी तैयारी है। अबू धाबी ने हाल ही में इस योजना को लॉन्च किया है, जिसके तहत अगले कुछ वर्षों में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे जो बाढ़ को भी झेल सके। इसमें अंडरग्राउंड स्टॉर्म वाटर टनल्स और फ्लड रिटेंशन बेसिन भी शामिल होंगे। यानी आप कह सकते हो कि अब इन देशों को अपनी जो पूरी अर्बन प्लानिंग है उसको नए सिरे से लिखना होगा। तो दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि दुबई और अबू धाबी की तस्वीरें हमें क्या सिखा रही है। ये मामला केवल दुबई तक रुकने वाला नहीं है। भारत में भी जिस तरीके से इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे अलग। ये भले ही डिस्कशन का मैटर हो सकता है, पर इसमें कहीं डाउट नहीं है कि जो नेचर के साथ हमने खिलवाड़ किया है उसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ तकनीक और पैसे के दम पर कुदरत को चुनौती दे सकते हैं। आज जहाँ रेगिस्तान पानी में डूब रहा है, तो वहीं ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। ये अल बसायर तूफान सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं है, बल्कि ये पूरी मानवता के लिए चेतावनी है। हमें ये सोचना होगा कि क्या हमारा डेवलपमेंट मॉडल प्रकृति के साथ तालमेल बैठा पा रहा है। और क्या आपको भी लगता है कि अब खाड़ी देशों को, अरब देशों को अपने आलीशान इमारतों के बजाय ड्रेनेज और इन्वायरमेंट पे ज़्यादा निवेश करना चाहिए? क्या भविष्य में रेगिस्तान का नक्शा पूरी तरीके से बदल सकता है? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये याद रखते हुए कि प्रकृति से बड़ा कोई इंजीनियर नहीं होता। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए ला पाऊँ।